12 मार्च हिंदी का एकदम ओरिजिनल पेपर है वो मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 12 मार्च हिंदी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको हिंदी का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 12 मार्च को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 12 मार्च हिंदी के पेपर में पूरे 80 नंबर आप फोड़ सकते हैं। अगर आपको भी 12 मार्च हिंदी के पेपर में पूरे 80 नंबर फोड़ना है, पूरे 80 नंबर अगर आपको लाने हैं तो ये पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। इस वीडियो के अंदर हिंदी का पूरा पेपर जो आपके 12 मार्च को आने वाला है, पूरा पेपर विद सॉल्यूशन में आपको देने वाला हूं। अगर आपने इस पेपर को अच्छे से तैयार कर लिया तो 12 मार्च हिंदी के पेपर में पूरे 80 नंबर है वो आप आराम से अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। इस वीडियो के अंदर पूरा पेपर आपको विद सॉल्यूशन मिलेगा। तो सबसे पहले आप पेपर में देख सकते हैं, पेपर में आपको जो QR कोड है वो दिया गया है और यहाँ पर आपके पेपर में नामांक है, रोल नंबर है। सबसे पहले आपको पेपर में जो नामांक और रोल नंबर का जो बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स में आपको आपके जो रोल नंबर हैं वो आपको फिल करने हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बुकेट नंबर भी दे रखा है S35427170 और यहाँ पर S01 हिंदी ये आपके पेपर का कोड दे रखा है। और माध्यमिक परीक्षा 2025 का ये पेपर है आपके जो आपके 12 मार्च को होने वाला है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पेपर में कुल क्वेश्चंस की जो संख्या है वो आपके 20 रहेगी और नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज यानी पेपर में कुल जो पेज हैं उनकी जो संख्या है वो है 11। तो माध्यमिक परीक्षा 2025 का ये पेपर है आपके जो आपके 12 मार्च को होने वाला है। तो 12 मार्च को अगर आपको भी पूरे 80 नंबर अगर आपको हिंदी पेपर में लाने हैं तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। हिंदी का ये पेपर है आपके और जो समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया गया है। 3 घंटे 15 मिनट में हिंदी का ये पूरा पेपर आपको सोल्व करना है और पूर्णांक है आप देख सकते हैं 80 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। तो सबसे पहले पेपर में आपको परीक्षार्थियों के लिए जो सामान्य निर्देश हैं वो दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला निर्देश आपको दे रखा है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक है, रोल नंबर है वो जरूर लिखें। और दूसरा निर्देश आपको दिया गया है कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। और उसके बाद में तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। और 4 नंबर निर्देश आपको दे रखा है कि जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर है वो आपको एक साथ में लिखने हैं। और उसके बाद में 5वां निर्देश आपको दे रखा है कि प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का जो क्रमांक है वो आपको अवश्य लिखना है। तो हिंदी का ये पूरा पेपर आपको इस वीडियो के अंदर विद सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर में आपको खंड ए दिया गया है। प्रश्न संख्या 1 आपको दे रखा है कि निम्नलिखित बहु चयनात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी आपके प्रश्न संख्या 1 के अंदर टोटल 15 क्वेश्चन आपके वस्तुनिष्ठ दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न आपके 1 नंबर का है। तो यहां पर पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि इनमें से व्यक्तिवाचक संख्या है वो किस विकल्प में है, यानी व्यक्तिवाचक संख्या का उदाहरण आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है सागर, बी ऑप्शन में दे रखा है पर्वत और सी ऑप्शन में दे रखा है सरोवर और डी ऑप्शन में दे रखा है मयंक। तो यहां पर देखिए व्यक्ति का नाम आ रहा है डी ऑप्शन के अंदर यानी मयंक। तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी व्यक्तिवाचक संख्या का उदाहरण कौन सा है इसमें से मयंक। तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न दे रखा है आपको कि बचाव शब्द है उसमें प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो बचाव शब्द है इसमें प्रयुक्त प्रत्यय आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है आपके चाव और बी ऑप्शन में दे रखा है आपके आव और सी ऑप्शन में दे रखा है वह और डी ऑप्शन में दे रखा है चाव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी बचाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा, आपके आव। उसके बाद में तीसरा प्रश्न दे रखा है आपके कि सम प्लस कलित इन दोनों शब्दों के जुड़ने से जो नया शब्द बनेगा वो कौन सा होगा। तो ए ऑप्शन में दे रखा है समकलित और बी ऑप्शन में दे रखा है समकलित। इसमें आधा में है और इसमें पूरा में। उसके बाद में स में दे रखा है संकलित और द ऑप्शन में दे रखा है संकलित। तो इसमें स ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही है। और 4 नंबर प्रश्न दे रखा है आपको कि कर्मधारय समास की विशेषता है। तो कर्मधारय समास की विशेषता आपको बतानी है। ए ऑप्शन में दे रखा है दोनों पद प्रधान होते हैं और बी ऑप्शन में विशेषण और विशेष्य और सी ऑप्शन में दे रखा है एक पद प्रधान होता है और द ऑप्शन में दे रखा है दूसरा पद प्रधान होता है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी कर्मधारय समास है उसकी विशेषता क्या है, उसके क्या गुण हैं।
तो उसमें विशेषण और विशेषित दोनों होते हैं। उसके बाद में 5वां प्रश्न दे रखा है आपको कि लेखक ने सबसे बड़ा आविष्कार किसे माना है। तो लेखक ने सबसे बड़ा आविष्कार है वो किसे माना है। ए ऑप्शन में दे रखा है सुई, धागे व आग की खोज करने वालों को, और बे ऑप्शन में है पहिए की खोज करने वालों को, और स ऑप्शन में है खेती करने की विधि बताने वाले को, और द ऑप्शन में है बिजली की खोज करने वाले को। तो लेखक ने सबसे बड़ा आविष्कार है वो किसे माना है। यहाँ पर ए ऑप्शन आप देख सकते हैं सुई, धागे व आग की खोज करने वालों को, तो इसमें ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है कि कहां मरना मंगलकारी माना गया है। तो कहां पर मरना मंगलकारी माना गया है। ए ऑप्शन में है मथुरा में, बे ऑप्शन है राजस्थान में, स ऑप्शन है उज्जैन में, और द ऑप्शन दे रखा है आपके काशी में। तो कहां मरना मंगलकारी माना गया है, काशी में। तो इसमें द ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में 7वां प्रश्न दे रखा है आपको कि नवाब साहब ने खीर की फांकों का क्या किया। तो नवाब साहब है उन्होंने खीर की जो फांकी थी उनका क्या किया। ए ऑप्शन में खा लिया, बे ऑप्शन में लेखक को दे दिया, और स ऑप्शन में डिब्बे में रख लिया, और द ऑप्शन बाहर फेंक दिया। तो इसमें द ऑप्शन आपका सही होगा, यानी नवाब साहब है उन्होंने खीर की जो फांकी है उनका क्या किया था, बाहर फेंक दिया था। तो इसमें द ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 8वां प्रश्न दे रखा है आपको कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष है वो किसे देखा गया। तो ए ऑप्शन में है जब वे बीमार थे, और बे ऑप्शन में है जब उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हुई, और स ऑप्शन है जब वे धान की रोपाई कर रहे थे, और द ऑप्शन है जब वे गंगा घाट पर जाते थे। तो इसमें बे ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी बाल गोविंद भगत है उसकी संगीत साधना का चरम उत्कर्ष है वो कब देखा गया था, किसे देखा गया था, जब उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हुई। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 आपको दे रखा है कि संगतकार के स्वर में हिचक किसका प्रतीक है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है उसकी मनुष्यता का, और बे ऑप्शन है नौसिखी या पन का, और स ऑप्शन है अयोग्यता का, और द ऑप्शन है गायन कला न आने का। तो इसमें ए विकल्प आपका सही होगा, यानी संगतकार कविता है, संगतकार के स्वर में हिचक वो किसका प्रतीक है, मनुष्यता का। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है कि किस समय की शोभा से कवि की आंख हटाए नहीं हटती। तो इसमें बे ऑप्शन आपका सही होगा, यानी फागुन की। ओके, तो इसमें बे ऑप्शन है वो आपको सही करना है, करेक्ट करना है। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है आपके, उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है आपके कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा कौन सी है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में खड़ी बोली, बे ऑप्शन में ब्रज, और स ऑप्शन में राजस्थान, और द ऑप्शन में दे रखा है आपके अवधि। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा है। तो इसमें इसमें द ऑप्शन सही होगा आपके, यानी अवधि भाषा। तो इसमें द ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 आपको दे रखा है कि गोपियों ने श्री कृष्ण से विमुख न रह सकने के लिए किसका उदाहरण दिया। तो ए ऑप्शन में है हारिल पक्षी का, बे ऑप्शन में है श्री कृष्ण का, और स ऑप्शन में है मोरे का, और द ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो गोपियों ने श्री कृष्ण से विमुख न रह सकने के लिए किसका एग्जाम्पल दिया, किसका उदाहरण दिया, हारिल पक्षी का। तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 आपको दे रखा है कि मैं क्यों लिखता हूं पाठ में लेखक ने किस विभीषिका का वर्णन किया है। तो ए ऑप्शन में है हिरोशिमा के परमाणु विस्फोट का, बे ऑप्शन है भोपाल की गैस दुर्घटना का, स ऑप्शन है दिल्ली के दंगों का, और द ऑप्शन है एक सुखद अनुभूति जो दुख में बदल गई। तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही होगा, हिरोशिमा के परमाणु विस्फोट का। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप देख सकते हैं कि कटाव पर दुकान होने से इस सुंदर घाटी को क्या नुकसान हो जाता। तो ए ऑप्शन में दे रखा है यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य है वो नष्ट हो जाता। बे ऑप्शन है आपके यहाँ के लोग भारी वस्तुएं खरीदने लगते। स ऑप्शन है यहाँ भूमाफियों का कब्जा हो जाता, और द ऑप्शन है यहाँ के लोगों का जीवन अशांत हो जाता। तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही होगा, यहाँ का नैसर्गिक जो सौंदर्य है वो नष्ट हो जाता। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 आपको दे रखा है कि भोलानाथ और उसके साथी निम्न में से कौन सा खेल नहीं खेलते थे। तो ए ऑप्शन में मिठाई का दुकान सजाना, बे ऑप्शन में खेती करना, स ऑप्शन है बारात का जुलूस निकलना, और द ऑप्शन है क्रिकेट खेलना।
तो इसमें द ऑप्शन आपका सही होगा, यानी क्रिकेट खेलना। उसके बाद में दूसरा प्रश्न दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें टोटल 4 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न आपके 1 नंबर का है। तो इसमें पहला प्रश्न दे रखा है, यदि यहां पर देखिए पहला वाक्य आपको दे रखा है, यह आप ही दिल्ली जाएगा। इसमें आप है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो आप में कौन सा सर्वनाम होगा? आपके निजवाचक सर्वनाम होगा। तो इस रिक्त स्थान में आपको क्या लिखना है? निजवाचक लिखना है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न दे रखा है आपको कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे विशेषण कहते हैं। तो इस रिक्त स्थान में आपको क्या फिल करना है? विशेषण लिखना है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न दे रखा है कि जो अवयव शब्द दो वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने या अलग करने का काम करते हैं उन्हें कौन सा अवयव कहते हैं? उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। तो इसमें आधा मैं आएगा, उसके बाद में पूरा मैं, और यहां पर देखिए समुच्चय, इसमें आधा च आएगा, यानी यहां पर मैं आपको लिख रहा हूं समुच्चय बोधक। तो यहां पर समुच्चय बोधक आपको लिखना है। ओके, नाम है वो आपको करेक्ट लिखना है, इसमें मात्रा की गलती आपको नहीं करनी है। बाद में 4 नंबर वाक्य आपको दे रखा है कि हमदर्द शब्दों में कौन सा उपसर्ग है वो प्रयुक्त हुआ है। तो हमदर्द शब्द है, इसमें कौन सा उपसर्ग आएगा? आपके हम आएगा। तो इसमें आपको हम फिल करना है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 कि अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये अपठित गद्यांश दे रखा है, आपके 6 नंबर का आएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है? इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि इस गद्यांश में जितने भी क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं प्रत्येक क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आपको इसी गद्यांश में मिलेगा। तो देख सकते हैं आप, पूरा जो गद्यांश है आपको पढ़ना है कि भिन्न भिन्न भाषाओं के भीतर बहने वाली हमारी भावधारा एक है तथा हम प्राय एक ही तरह के विचारों तथा कथा वस्तुओं को लेकर अपनी अपनी बोली में साहित्य रचना करते हैं। रामायण पर महाभारत को लेकर भारत की प्राय सभी भाषाओं के बीच अद्भुत एकता मिलेगी, क्योंकि ये दोनों काव्य सबके उपजित रहे हैं। सिवाय संस्कृत और में भारत का जो साहित्य लिखा गया था उसका प्रभाव भी सभी भाषाओं की जड़ में काम कर रहा है। तो ये पूरा गद्यांश आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें पहला गद्यांश आपको पहला प्रश्न दिया गया है गद्यांश के अंदर कि भारत की भिन्न भिन्न भाषाओं में किस प्रकार की एकता है। तो इसका जो उत्तर है वो आपको इस गद्यांश में मिलेगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न दे रखा है कि रामायण और महाभारत का भारत की भाषाओं पर क्या प्रभाव है, क्या प्रभाव है वो आपको लिखना है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके कि विचारों की एकता जाति की सबसे बड़ी एकता होती है। इस पंक्ति का जो भाव है वो आपको स्पष्ट करना है। और 4 नंबर प्रश्न है आपके कि भारतीय दर्शन और साहित्य की क्या विशेषता है। और 5वां प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है वो आपको लिखना है। और 6 नंबर प्रश्न है कि मूल शब्द है इसका समानार्थक शब्द है वो आपको गद्यांश से छांट कर लिखना है। तो मूल शब्द का समानार्थी जो शब्द है वो क्या होगा? जड़ होगा। ओके, ये आप गद्यांश में देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको। उसके बाद में 4 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यह भी आपके 6 नंबर का है। तो पहले इस पद्यांश को ध्यान पूर्वक आपको पढ़ना है। और इसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि समाज में अभी तक लोगों के मन की क्या दशा है। और दूसरा प्रश्न है कि बच्चे बड़े होकर क्या करना चाहते हैं। और तीसरा प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है वो आपको लिखना है। और 4 नंबर प्रश्न है कि बच्चे बड़े होने और सशक्त होने पर क्या करने की शपथ लेते हैं। और 5वां प्रश्न है कि वर्तमान भारतीय समाज के सामने कौन कौन सी भीषण समस्याएं हैं वो लिखनी है आपको। और 6ठा प्रश्न दे रखा है कि उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक है वो आपको देना है। उसके बाद में देखिए खंड ब दे रखा है आपके, सेक्शन बी दे रखा है। और सेक्शन बी के अंदर प्रश्न दे रखा है आपके निम्नलिखित लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में लिखिए। तो इसमें सभी प्रश्न आपके लघुतरात्मक हैं और प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर का है। तो 5वां प्रश्न दे रखा है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे
और पथ के आधार पर उन प्रसंगों को संक्षेप में लिखिए या उनका उल्लेख कीजिए। और छठा प्रश्न दे रखा है कि सुशीलवादों से क्या अभिप्राय है, शहनाई को सुशीलवादों में शाह की उपाधि है वो क्यों दी गई होगी, यह आपको लिखना है। और सातवां प्रश्न है आपके कि राम परशुराम लक्ष्मण संवाद के आधार पर संक्षेप में लिखिए कि परशुराम की क्रोधपूर्ण बातें सुनकर लक्ष्मण ने उन्हें सूरवीर की क्या पहचान बताई, वो आपको लिखनी है। आठवां प्रश्न है कि कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है और वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, उन आवश्यक तत्वों के बारे में आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 9 दे रखा है आपके कि भोलानाथ की मैया और उसको थोड़ा और खिलाने का हट क्यों करती है और यह उसके बाबूजी से क्या कहती थी, वो आपको लिखना है। और 10वां प्रश्न दे रखा है कि कृतकार ने लेखक में स्वभाव और आत्म अनुशासन का क्या महत्व होता है, तो वो महत्व आपको इसमें बताना है। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 11 है और इसका आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि मुंह में पानी भर आना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है और वाक्य में प्रयोग आपको करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में खंड स दे रखा है और खंड स में आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 12 दे रखा है कि निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। और ये गद्यांश आपके 4 नंबर का है। काशी वाला जो अध्याय है आपके चैप्टर है उसका है, तो पहले इस गद्यांश को आपको आराम से अच्छे से आपको पढ़ना है। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि काशी में संगीत आयोजन की कौन सी अद्भुत परंपरा है और दूसरा प्रश्न है कि मजहब के प्रति समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का धर्म के प्रति क्या दृष्टिकोण है और तीसरा प्रश्न है कि भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती है, आस्था प्रकट कीजिए। और 4 नंबर प्रश्न है कि शहनाई बजाते समय शहनाई का प्याला कब और किस और तथा क्यों घुमा दिया जाता है, यह आपको लिखना है। और इसके अथवा में भी है आपके एक गद्यांश, अगर आप ये गद्यांश करना चाहें तो ये कर सकते हैं। ये आपके बाल गोपिन भगत वाला जो अध्याय है उससे आपके गद्यांश लिया गया है। और इसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि बाल गोपिन के जीवन में उस दिन कौन सी घटना घट गई थी जिससे उनकी संगीत साधना का चरम उत्कर्ष वो देखा गया। और दूसरा प्रश्न है कि बीमारी और मृत्यु की खबर में क्या अंतर देखा जाता है। और तीसरा प्रश्न है आपके कि बाल गोपिन भगत के अनुसार कैसे लोग निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। और 4 नंबर प्रश्न है कि भगत की पुत्र वधू में क्या गुण थे। और प्रश्न संख्या 13 है आपके कि निम्नलिखित पठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये पद्यांश भी आपके 4 नंबर का है। पहले इस पद्यांश को आपको पढ़ना है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन कर्म वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी जागत सोवत सौरभ दिवस निशी काने काने जकरी। तो ये पूरा पद्यांश पहले आपको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि गोपियां अपनी तुलना है वो हारिल पक्षी से क्यों करती है, क्या कारण है वो आपको लिखना है। और दूसरा प्रश्न है कि गोपियों को उद्धव द्वारा दिया गया योग का संदेश कैसा लगता है। और तीसरा प्रश्न है कि गोपियां कैसे लोगों को योग का संदेश देने की बात कहती हैं। और 4 नंबर प्रश्न है कि गोपियों ने उदय को क्या संदेश देना चाहा, वो आपको लिखना है। उसके बाद में अथवा में प्रश्न दे रखा है, अगर आप ये वाला करना चाहें तो ये कर सकते हैं। और यहां पर देखिए इसमें क्या दिया है कि और उसकी आवाज में एक हिचक साफ सुनाई देती या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की कोशिश है, उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती से कवि का क्या आशय है, वो आपको लिखना है। और दूसरा प्रश्न यहां पर दिया गया है कि संगीतकार अपनी आवाज को गायक के स्वर से ऊंचा में उठने देने की कोशिश क्यों करता है। और तीसरा प्रश्न है कि कवि किसे संगीतकार की विफलता नहीं मानता है और क्यों। और 4 नंबर प्रश्न है कि उनकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए,
इसका जो आशय है वो आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है कि अपने खां साहब रियाजी और सवादी दोनों रहे हैं, नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर इस कथन को स्पष्ट कीजिए और इसका उत्तर 60 से 80 शब्दों में आपको देना है। अथवा में प्रश्न दिया गया है कि उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता आया है। इस कथन में भगत बालगोपिन के किस विश्वास के बारे में बताया गया है। और प्रश्न संख्या 15 है आपके अट नहीं रही है, कविता ने चरित्र फागुन के सौंदर्य के विभिन्न चित्र अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए और इसका उत्तर भी आपको 60 से 80 शब्दों में देना है। 3 नंबर का ये प्रश्न है आपके। और अथवा में प्रश्न है कि गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ आए हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 है कि मन्नू भंडारी के कर्तृत्व और व्यक्तित्व के बारे में लिखिए, यानी इसका जीवन परिचय लिखना है, 60 से 80 शब्दों में लिखना है। और अथवा में दे रखा है आपके तुलसीदास के कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व के बारे में लिखिए, तो दोनों में से एक का जीवन परिचय आपको लिखना है। उसके बाद में खंड दय दे रखा है आपके और खंड दय में प्रश्न संख्या 17 है कि फौजी छावनी पर लिखे लेख, यहां पर गिव ओवर टुडे फॉर योर टुमारो, पढ़कर लेखिका का मन उदास क्यों हो गया, इसका उत्तर 80 से 100 शब्दों में देना है। 4 नंबर का एक प्रश्न है। और अथवा में प्रश्न है कि हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है, आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहां कहां और किस तरह से हो रहा है वो आपको लिखना है। 18वां प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखिए। 6 नंबर का आने वाला है। इसमें पहला निबंध है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और विज्ञान और इसके संकेत बिंदु दे रखे हैं, प्रस्तावना है और आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग, राष्ट्रीय सुरक्षा में विज्ञान। और 4 नंबर है राष्ट्रीय रक्षा और सेना। 5 नंबर है उपसहार। दूसरा है बेरोजगारी समस्या और समाधान, इसके संकेत बिंदु भी दे रखे हैं। तीसरा है विद्यार्थी और अनुशासन, तो इसके संकेत बिंदु भी दे रखे हैं। जिस विषय पर आप अच्छे से निबंध लिख सकते हैं उस पर आपको लिखना है। और 4 नंबर है नर भूमि का जीवन धन जल। और 19 नंबर प्रश्न दे रखा है आपके मोहल्ले में आए दिन चोरियां हो रही है, उनकी रोकथाम के लिए थानाध्यक्ष को गश्त बढ़ाने हेतु पत्र लिखना है। और अथवा में प्रश्न है आपके पिताजी के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर आपके मित्र संभव ने आपकी बहुत सहायता की और आपको स्थिति का सामना करने का हौसला दिया, उसे धन्यवाद देते हुए आपको एक पत्र लिखना है। यह भी 4 नंबर का है। तो दोनों अथवा में दे रखे हैं, इसमें से एक आपको करना है। आपके पिताजी अपनी पुरानी कार है वो बेचना चाहते हैं, इसके लिए विवरण देते हुए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। और अथवा में प्रश्न दे रखा है आपके विद्यालय में SUPW शिविर में निर्मित अनुपयोगी सामग्री बिक्री हेतु एक विज्ञापन है वो आपको तैयार करना है। तो विज्ञापन है वो भी आपके 4 नंबर का आने वाला है। तो ये पूरा पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है। अगर आपको ये पूरा पेपर अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो हिंदी के पेपर में 12 मार्च को आप पूरे 80 मार्क्स हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।